नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। बाजार को उम्मीद थी कि फेड की जो कमेंट्री आएगी वो बाजार के लिए पॉजिटिव होगी, खास करके बुलियन मार्केट को इससे काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन कमेंट्री जहां पिछले साल 6 बार दरें कटौती की उम्मीद थी वो घटकर इस साल 4 आई, फिर 3, 2 और अब 1 कटौती की संभावना है, वो भी साल अंत तक। वो भी होगी कि नहीं, इसको लेकर भी बाजार में दुविधा की स्थिति है और यही वजह है कि यहाँ पर दबाव दिख रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, कितनी गिरावट सोने में, कितनी गिरावट चांदी में आगे और बाकी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको मुनाफे की मंडी में मदद करने वाले हैं। मैं हूँ विश्वमोहन सिंह और मेरे साथ रवि देवरा हैं, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह है निर्मल वंश से और शेर खान से जिगर पंडित है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, आप किस तरह से देखते हैं फेड की कमेंट्री को और इसका असर गोल्ड और सिल्वर में कब तक दिखेगा, कहां तक दिखेगा, भाव कहां तक जाते देख रहे हैं आप? कुणाल जी अनम्यूट कीजिएगा। जैसे आपने कहा कि फेड की मीटिंग में जो निकल के आया कि एक ही बार इंटरेस्ट रेट कट होगा, ऐसा अनुमान डॉट प्लॉट से आया, तो उसका री एडजस्टमेंट मार्केट में हो रहा है, उसके कारण सोना नीचे जा रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है आगे जाके कि रेट कट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा तेजी का रीजन होगा सोने के लिए। 2 से 3 रेट कट $2400 में प्राइसिंग थे। आज गोल्ड का प्राइस आप देखेंगे तो अराउंड $2320 $25 के आसपास चल रहा है। सो थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, $20-25 $30 और नीचे जा सकता है। मेरा कल ऐसा अनुमान था कि इन्फ्लेशन अगर नीचे आता है और फेड की मीटिंग के बाद बढ़ना चाहिए था, बट आई थिंक यहाँ से और $20-25 की गिरावट आपको देखने मिल सकती है, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। क्योंकि मार्केट जो 2 या 3 रेट हाइक को डिस्काउंट करके बैठा था उसकी जगह एक ही आने वाला है, तो उसका एडजस्टमेंट मार्केट में आना चाहिए। सो आने वाले 1-2 दिन थोड़ी बहुत गिरावट और देखने मिल सकती है। $2300 कॉमिक्स पे गोल्ड एक बार ट्रेड करता हुआ देखने मिल सकता है। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं। M6 पे और ₹500 गिरने की जगह है। सो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा बहुत सेलिंग और देखने मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको बने रहना चाहिए। इन्वेस्टर है तो बने रहे। ट्रेडर्स के लिए $2300 कॉमेक्स पर नीचे आ सकता है और 71,000 रुपए तक सोना नियर टर्म में आ सकता है। और चांदी चांदी कितनी गिरावट चांदी में और यहां से दिख रही है कुणाल जी? तो सेम चांदी में एक्चुअली आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट का जो ऑफटेक है वो थोड़ा हैम्पर हुआ है विद जो डिमांड है एक्चुअल, जो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड जो वो उसमें एक हिट देखा है जब हमने सिल्वर को 93 94 आते हुए देखा। सो नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया। सो मैक्सिमम 85 86,000 तक चांदी जा सकती है। बट चांदी में भी मेरा ऐसा ही मानना है, ये शॉर्ट टर्म में आने वाले 8-10 दिन में जो भी मंदी आती है वो दैट्स इट, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करना बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा। एज फार एज इन्वेस्टर रहेगा तो ये जो भी 2-3 हजार का फॉल आता है इसमें आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। कुणाल जी, अगर आपको अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में अगर चांदी रखना हो, क्योंकि चांदी की तेजी आती है तो कई सारे लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, अगर आपको अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए अगर चांदी खरीदना हो तो कितना इंतजार करेंगे, किस भाव तक इंतजार करेंगे? क्या 85-86 हजार के आसपास या और नीचे आने की संभावना है? So I'm not having any silver in my portfolio as of now. मतलब I'm not doing it in my personal portfolio. But अगर given a choice, मैं still recommend करूँगा कि मैं रखना चाहूँगा चांदी को मेरे पोर्टफोलियो में। बट मैक्सिमम डाउनसाइड 2-3 हजार रुपए की आ सकती है, वो समझ के। आउटलुक सिल्वर का ब्राइट ही लग रहा है। ये जो भी रेट्स है इसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को, बट दिस रेट्स आर फॉर रियल और ये रेट सस्टेन हो सकते हैं आगे जाके। शॉर्टेज है एज फार एज सप्लाई इज कंसर्न, 2 साल से डेफिसिट चल रही है सिल्वर के मार्केट में। तो जब भी ये नीचे आएगा जैसे 86 85 के आसपास, तो बाइंग ऑटोमेटिकली री इमर्ज होगी। सो मेरा ध्यान तेजी का ही है और मैं मानता हूं कि पोर्टफोलियो में चांदी होनी चाहिए। पोर्टफोलियो में रखे 85-86 हजार एक आइडियल लेवल लगता है कुणाल जी को, जहां पर जरूर ऐड करना चाहिए। शॉर्टेज की स्थिति है, फंडामेंटली ड्रिवन ये मार्केट है, भले ही भाव को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा
लेकिन यहाँ से तेज़ी दिखती है। हो सकता है कि भाव डिप में भी जाए, लेकिन आप धीरे धीरे खरीदारी करेंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा ही यहाँ से मिलेगा। अब कुणाल जी के बाद मनोज जी आपके पास आता हूँ। आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपका आउटलुक क्या है? क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आप लोग? नमस्कार रिशमोहन जी। जहां तक सोने और चांदी के ट्रेंड का सवाल है, तो लंबी अवधि के ट्रेंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। जहां तक यूएस फेड की कमेंट्री का सवाल है, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको जरूर नेगेटिवली रिएक्ट किया है, लेकिन इसमें काफी कुछ पॉजिटिव भी है। अगर हम देखने की बात यहाँ पे ये है कि एक तो हम देख रहे हैं कि जो यूएस का इन्फ्लेशन जो मेन कंसर्न्स बना है ब्याज दरों की कटौती को लेकर के, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे ईज हो रहा है। कल भी हमने देखा है कि जो मई मंथ का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो उम्मीद के से बेहतर रहा। वहीं ईयरली बेसिस पे भी हमने 3.3% तक आते हुए देखा है। और अभी यहाँ पे फेड चेयरमैन ने भी ये साफ तौर पर उनकी कमेंट्री में कहा है कि अगर इन्फ्लेशन में आगे और गिरावट आती है तो वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर के यहाँ पे ओपन रहेंगे। मतलब यहाँ पे एक के बजाय दो कटौती भी जो है वर्ष अंत तक आ सकती है। दूसरा, हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी अगर पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो एक अच्छी बढ़त जो है सोने और चांदी में फिर देखने को मिलेगी। अच्छी बढ़त के बाद एक टेक्निकल करेक्शन ड्यू था, वो हम होते हुए देख रहे हैं, लेकिन बड़ी गिरावट सोने और चांदी में यहाँ से नजर नहीं आती है। निचले स्तरों पर फिर एक बार हमारा मानना है कि अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। सोने की अगर बात करें तो 2300 से $2280 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो जो ट्रेडर्स है वो लेवल में बाय कर सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशक गिरावट में ऐड करें, यही हमारी सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिहाज से भी अगर 71,100 के स्तर मिले तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए आज के लिए। 70,800 के स्टॉप लॉस से ऊपर में लक्ष्य जो है वापिस 71,700 तक का रखा जा सकता है। जहां तक चांदी का सवाल है, बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल, हमने देखा है कि जो बेस मेटल से वहां पे गिरावट है, तो उसका थोड़ा असर जो है चांदी पर पड़ता हुआ नजर आया है। जैसा कि कुणाल ने भी बनाया कि एक प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि 86,300 चांदी में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर वो स्तर मिलते हैं तो फिर यहाँ पे बिल्कुल जो है ऐड करने की सलाह रहेगी। चांदी में भी बड़ी गिरावट यहाँ से नजर नहीं आती है। और हमारा मानना है कि ये जून का महीना चांदी के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन वाला रह सकता है। उसके बाद फिर एक बार जो है यहाँ पे तेजी की शुरुआत देखने को मिलेगी। कंसोलिडेट फिर आगे तेजी, ये उम्मीद के साथ यहाँ पर आप अपना व्यू बना सकते हैं। जिगर पंडित जी, आप बताइए, गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय क्या है? नमस्कार विश्व मोहन जी। हमें लग रहा है कि अ, आने वाले दिनों में, जैसे कुणाल ने भी बताया, आगे मनोज जी ने भी बताया, फेड कट का वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट आया है। सो शॉर्ट इंट्राडे के लिए हमें लग रहा है गोल्ड एक बार थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। इस लेवल पे हम बेचने की सलाह देते हैं प्योरली फॉर इंट्राडे, और इसका टारगेट रहेगा 70,200 और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 72,450। इनफैक्ट जैसे अब आने वाले हमारा ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट के लिए जो एक्सपेक्टेशन है, जो सितंबर और दिसंबर में शायद से रेट कट आ सकता है, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। और इस वजह से अगर जैसे ही रेट कट होते हैं या जरा भी उसमें सिग्नल्स दिखते हैं, आई थिंक गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही तेजी है। तो बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली करनी चाहिए गोल्ड में। और सिल्वर की यदि बात करूं, सिल्वर में भी हमारा ओवरऑल इंट्राडे के लिए व्यू बेरिश है थोड़ा सा। उसमें भी अब इस लेवल से सेल कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 90,300 और टारगेट रहेगा 86,000 का। तो ये नियर टर्म 1-2 दिन के लिए ये सेल है, लेकिन लॉन्ग टर्म सभी एक्सपर्ट्स एक राय के साथ बाई की ही सलाह दे रहे हैं। रवि जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है? बस ऑलरेडी सारे फंडामेंटल्स डिस्कस हो चुके हैं। इन पर्टिकुलर एक कल जो फेड की अगर मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें देखे तो उसमें भी काफी डेविएशन था, क्योंकि आउट ऑफ जो भी फेड मेंबर्स है इसमें 8 लोग का ऐसा मानना था कि आगे जाके 2 रेट कट करने चाहिए, 7 का एक के ऊपर था। मीन्स की एटलीस्ट एक रेट कट 15 लोग मान रहे थे कि इतना रेट कट तो आना चाहिए एटलीस्ट। एंड सिर्फ 4 मेंबर ऐसा मान रहे थे कि रेट कट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आगे जाके फिर से फंडामेंटल में परिवर्तन होगा। ये इन्फ्लेशन 0% आया मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और अगर एक इन्फ्लेशन सस्टेन हो 0% के करीब तो फेड के पास काफी अच्छी वैक्यूम होगी। और आई थिंक जो रेट कट आएगा वो सितंबर से पहले आएगा, बाद में इलेक्शंस है तो शायद नहीं आ सकता। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बेच के चले। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म रेंज अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है। लेवल्स पे बात करें, गोल्ड के अगस्त एक्सपायरी में बेचे, स्टॉप लॉस लगा अराउंड 71,900 एंड टारगेट वुड बी 70,700 और 71,500 के करीब गोल्ड में बेच के चलना चाहिए। ओके, चलिए अब बात कच्चे तेल की करते हैं, जहां पर यूएस में ग्रोथ की चिंता,
दरों में कटौती में देरी की चिंता और पर्याप्त सप्लाई, ये चिंता अब क्रूड पर हावी हुई है। हमने देखा है एक अच्छी तेजी के बाद 2 हफ्ते की ऊंचाई से अब भाव पर दबाव बना है, $82 तक ब्रेंट आ चुका है। कुणाल जी बताइए, कच्चे तेल की चाल अब यहां से कैसे दिख रही है आपको? जी मेरी राय में कच्चे तेल में थोड़ा बहुत तेजी का रुझान बनेगा, क्योंकि यूएस अपना पेट्रोल रिजर्व फिल कर रहा है। दूसरा, इन्वेंट्री की सिनारियो देखिए, कल थोड़ा बेल्ट आया था, बट ब्रॉडर देयर इज अ कांस्टेंट ड्रॉडाउन। समर ड्राइविंग सीजन के चलते हुए डिमांड अच्छी रहेगी। एयरलाइन सेक्टर से डिमांड यूएस में स्ट्रांग है, और यूएस का प्रोडक्शन पर्मियन बेसिन से 40,000 बैरल से गिर गया है। तो एक बार $80 तक WTI जा सकता है। तो ये भी है, आपको लग रहा है ये कच्चे तेल की चाल ऐसी रह सकती है। आप बताइए रवि जी, आपका व्यू कच्चे तेल पर? जब से वहां पे चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर्टिकुलर एक ब्रॉडर रेंज है डोमेस्टिक मार्केट में 6640 से 6200, शायद लग रहा है कि यही रेंज में होगा। 664050 एक प्लेसमेंट जोन होगा, और डाउन साइड अगर 6200 6300 एक बाइंग का जोन रहेगा। मुझे लग रहा है कि वहां पे ओपेक वर्सेस नॉन ओपेक की जो अभी चीजें चल रही हैं, पर्टिकुलर जब भी प्राइस है उसमें एक न्यू स्पेसिफिक मोमेंटम ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक पर्टिकुलर जो ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा फर्म रहना चाहिए। काफी फंड हाउसेस ने उसके टारगेट पे रेस किए है। मुझे लग रहा है कि वहां पे हालांकि फिर भी डायरेक्ट फ्यूचर अप्रोच करने में थोड़ा रिस्क है। आज थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, डिप आ सकता है, बट ये डिप में आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अगर आज क्रूड में यहाँ से 40 to 50 रुपीज का करेक्शन आता है और 6500 का जो कॉल ऑप्शन है वो 180 175 के करीब मिलता है, तो ये कॉल ऑप्शन में बाइंग का ट्रेड ले। स्टॉप लॉस लगाया अराउंड 100 एंड टारगेट वुड बी 280। ओके, तो कच्चे तेल पर रवि जी आपकी ये राय रही। मनोज जी, ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या क्रूड में? मेरा मानना है कि एक दायरे में यहाँ पे ट्रेड रहेगा। तो आज अगर कोई रणनीति बनानी हो तो कच्चे तेल के बजाय नेचुरल गैस ज्यादा ठीक लगता है। ऊपरी लेवल से हमने यहाँ कुछ करेक्शंस होते हुए देखे हैं, और फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल 248 के काफी करीब है। तो अगर एनर्जी पैक में रणनीति बनानी हो आज के लिए तो नेचुरल गैस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 248 के स्तर पे बाय के लिए। जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो लगाना है 242 का लगाना है, और ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 260 का रखा जा सकता है। ओके, तो आपको नेचुरल गैस ज़्यादा पसंद है 260 के टारगेट के लिए। जिगर पंडित जी, आप क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी राय? तो क्रूड में हमारा वेरी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा बुलिश व्यू है। उसमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, और इंट्राडे में अगर आप बात करें तो इस लेवल पे बाय कर सकते हैं अराउंड 6550 के आजू बाजू, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 6400 और टारगेट रहेगा 6750। इनफैक्ट EIA का भी जो अभी स्टेटमेंट आया था, उनका जो 2024 का जो डिमांड फोरकास्ट है, उन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा वो बढ़ेगा, और 1.1 बिलियन बैरल पर डे से वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो वो थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट रहेगा। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल में करनी चाहिए। और नेचुरल गैस में थोड़ा सा व्यू बेरिश बन रहा है। एक बार जो लास्ट 3-4 दिन से बढ़ा हुआ था, एक बार इस लेवल पे बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस उसका 272 रख के, टारगेट एक बार उसका वापस 227 के आजू बाजू आ सकता है। ओके, यानी नेचुरल गैस आपको लग रहा है बेचना चाहिए, 227 का टारगेट नीचे आ सकता है। लेकिन क्रूड में तेजी दिख रही है क्योंकि EIA, ओपेक और वर्ल्ड बैंक तीनों को यहाँ पर उनके ग्रोथ एस्टिमेट, ग्रोथ प्रोजेक्शन के नंबर्स जो आए हैं वो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, उससे क्रूड को सपोर्ट मिल सकता है। कुणाल जी, आप बताइए नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? क्या सही लेवल है क्या यहाँ पे बिकवाली या खरीदारी के लिए? जी नेचुरल गैस में भी आगे जाके जो ये तेजी आई है उसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए फंडामेंटल ट्रिगर चाहिए, जैसे ड्रॉप इन गैस प्रोडक्शन। एक चीज अच्छी हो रही है कि नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके कारण गैस प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार और 20-25 रुपए की अपसाइड देखने मिल सकती है। अराउंड 270-78 तक जा सकता है नेचुरल गैस, बट उसके बियॉन्ड जाना मुश्किल लग रहा है। मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है, मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए 250 के आसपास, और ऊपर में 265-270 तक के टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना। बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। आज सभी मेटल्स कमज़ोर दिख रहे हैं और सबसे ज़्यादा गिरावट कॉपर में दिख रही है। जिंक और एल्युमिनियम में तीनों आधे % से ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं। 258 रुपये के आसपास जिंक है, कॉपर 860 के करीब और 234 रुपये के करीब एल्युमिनियम है। कुणाल जी, मेटल्स में क्या हो रहा है? जो ऑफिशियल्स PMI के नंबर आए हैं, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग PMI, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कमज़ोर आए हैं। कॉपर का जो वहाँ पे इन्वेंट्री है वो 4 साल में सबसे ज़्यादा है, 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है।
क्या लग रहा है अब यहां से दबाव बढ़ सकते हैं क्या मेटल्स में? कुणाल जी, चलिए जिगर पंडित जी से यही सवाल पूछ लेते, क्या लग रहा है जिगर आपको, जिस तरह के नंबर्स अभी चाइना के इन्वेंट्री के डेटा आए हैं, चाहे वो और एलएमई और वहाँ के जो शंघाई बॉन्डेड वेयर हाउसेस है वहाँ पे डिस्काउंट पे प्राइस दिख रहे हैं एलएमई के मुकाबले, क्या इन सब का असर आगे दिखेगा? मेटल्स के दाम यहाँ से और कमजोर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल विश्वमोहन जी, जिस हिसाब से चाइना का जो डेटा आया है थोड़ा सा नेगेटिव, एंड चाइना हम सबको पता है कि इज द बिगेस्ट कंज्यूमर कॉपर। वो कहीं उनका डेटा काफी कॉपर प्राइसेस पे इम्पैक्ट करता है, तो उनका डेटा नेगेटिव आने की वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंटली वीक आया है और उसी वजह से हमने सेलिंग देखा है, इन्वेंट्री भी बढ़ गई है। सो ओवरऑल हमें लग रहा है काउंटर बेरिश की तरफ है। 861 के आजू बाजू जो चल रहा है वहां पर बेचना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस लगभग 871 रख के, उसका टारगेट 845 के आजू बाजू का उसका टारगेट रख के सेल करना चाहिए कॉपर में। रवि जी, आपकी राय बेस मेटल्स पे आपको क्या लग रहा है, कहाँ खरीदना या बेचना चाहिए बेस मेटल्स को? बेस मेटल्स में आई थिंक जिस हिसाब से मूवमेंट है, पर्टिकुलर चाइना ड्रिवन फंडामेंटल है, तो जिंक कॉपर का काफी अच्छा कोरिलेशन है। आई थिंक जिंक बेचे 260 के करीब जिंक बेचा जा सकता है करंट कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉप लॉस लगा है 260 टू 80 का, और 254 तक के लेवल आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस वहां पे आगे और बढ़ सकते हैं। थोड़े फंडामेंटल एल्यूमिनियम में बेटर है। आई थिंक वहां पे करीबन अगर 230 के करीब प्राइसेस आ जाते हैं तो आई थिंक एक लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आप वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। बट करंट लिमिटेड बेसिस पे मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन ये वीकनेस जारी रह सकते हैं। जिंक में सेल करके कारोबार करना चाहिए। जिंक सेल करके जाना चाहिए। यहाँ पर 254 रुपए का टारगेट आप दे रहे हैं, 260 पे बेचना चाहिए। क्या ये नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बेचने की सलाह है रवि जी? यस, ये नेक्स्ट एक्सपायरी में बेचने की सलाह रहेगी। ओके। कुणाल जी, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स को लेकर? जी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा मंदी की गुंजाइश नहीं है। कॉपर मुझे ठीक लग रहा है। कॉपर मुझे लग रहा है कि अराउंड 855 856 के आसपास बाइंग करना चाहिए। फिर से 872 का टारगेट और डाउनसाइड स्टॉप लॉस 845 का रखना चाहिए। नहीं, कुणाल जी को लगता है यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। 10 रुपया नीचे कॉपर आए 850 के आसपास, वहाँ पे आप खरीदे, फिर से 870 के ऊपर जा सकता है। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय बेस मेटल्स में कोई टॉपिक है यहाँ पर? का जो काउंटर है वो सबसे कमजोर दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि जब बाकी बेस मेटल्स में तेजी आई थी उसके बावजूद भी ये सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया था। इन्वेंट्री भी यहाँ पे एलएमई में बढ़ती हुई नजर आई है। तो मेरा मानना है कि अगर 189 के स्तर मिले तो जून कॉन्ट्रैक्ट में एमसीएक्स में जो है यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए 191 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य नीचे में 185 तक के रखे जा सकते हैं। तो चलिए, बेस मेटल्स के बाद अब कॉटन की बात करते हैं। एग्री मार्केट में, जहां इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है, आइस कॉटन, यूएस कॉटन को अगर आप देखें तो 71 सेंट तक फिसल कर आ चुका है, और वहाँ प्लांटेशन अगर पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं, उसका भी असर है। फेवरेबल वेदर है, उसका भी असर है। लेकिन घरेलू बाजार में क्या हो रहा है, ये बातचीत करने के लिए अनिल थानवी है हमारे साथ, जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के। शुक्रिया अनिल जी। सर, प्रेसिंग के नए नंबर्स, आप लोगों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से क्या निकल के आ रहे हैं, क्या नए नंबर है 23-24 के लिए? सर नमस्ते सर, आपने ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए प्रेसिंग हमारी परसों के दिन मीटिंग हुई थी हमारे सब एसोसिएशन की मेंबर्स की। हमारे नए एस्टिमेटेड आ रहा है 361 लाख गांठ रनिंग फिगर में, जो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट उतना ही कम आ रहा है। उसमें थोड़ा ऐसा है कि लास्ट ईयर का हमने कैरी ओवर भी 15 लाख गांठ इसमें आ गई है। वो हिसाब से इस साल का क्रॉस साइज थोड़ा भी बढ़ के आ रहा है। ओके। और हाँ, अभी भी अरेवल काफी ऑल ओवर इंडिया में अच्छी है, तकरीबन 50,000 गांठ के आसपास है। ऐसा लगता है कि ये अरेवल और महीना भर तक मेंटेन रहेगी अभी। ओके सर, डिमांड की स्थिति क्या है? मिलों की डिमांड किस तरह की है अभी? नहीं, मिलों की डिमांड बहुत कमजोर है कंपेयर के। इंटरनेशनल प्राइसेस काफी टूट चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आने वाली जो फसल है बहुत बढ़िया है। ब्राजील में बोलो, यूएसए में बोलो, वहाँ कंडीशंस भी काफी फेवरेबल है। ओके। और इंडियन मार्केट जो है इंटरनेशनल से काफी 7 से 8 हजार रुपये ऊंचा चल रहा है। ओह, तो और गिर सकता है भाव नीचे यहाँ पे अनिल जी? हाँ, गिरने के चांस तो पूरे है, क्योंकि ये बाजार टिकना चाहिए। कारण कि बहुत ज्यादा 7 से 8 हजार रुपये ऊंचा बोलो तो काफी ऊंचा चल रहा है।
ओके और ये कितने दिन तक सस्टेन हो सकता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि सामने कंडीशंस बहुत फेवरेबल है। ब्राजील और यूएस का कॉटन बहुत सस्ता है। ओके कुणाल जी भी मेरे साथ है, कुणाल जी से पूछ लेता हूँ। कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है कॉटन में क्या हो रहा है? क्या कॉटन के दाम घरेलू बाजार में और गिर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी 4 साल के निचले स्तरों पर है भाव? या थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है, बाकी तो मानसून के बाद हम देखेंगे एक्शन आते हुआ, बट नियर टर्म में तेजी का कोई ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है। आपकी रिपोर्ट क्या है? कुछ इंसाइट्स है कॉटन मार्केट को लेकर आपके पास? रवि जी, आपसे मेरा सवाल था। कॉटन में डेफिनेटली इंसाइट है। पर्टिकुलर ग्लोबल मार्केट के फंडामेंटल्स काफी टैपिड है। चाइना लगातार बाइंग को अवॉइड कर रहा है। चाइना अभी तक देखे तो वो काफी उसके साइड से बाइंग इंटरनेशनल मार्केट में पर्टिकुलर यूएस कॉटन की डिमांड ये टाइम आयस रहती है, बट ये साल उन्होंने इंपोर्ट भी कम किया। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबली सप्लाई की वेल बैलेंस सिचुएशन थी उसके सामने। अगर ये साल की क्रॉप अच्छी रहती है यूएस में पर्टिकुलर, तो आई थिंक प्राइसेस में कोई ज्यादा उछाल की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बेचे कोकुट कपास खाली में, वहां पे बेच के चलना चाहिए। आई थिंक 2710 के करीब नया कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वहां पे सेल करे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस 2740 का लगाए और 2650 तक के लेवल वहां चलते आते हुए दिख सकते हैं। ओके, शुक्रिया अनिल जी आपका, आपने वक्त निकाला और कॉटन के जो प्रेसिंग के आंकड़े हैं उसके अनुमान क्या है और पूरे सीजन में क्या नंबर रह सकता है वो शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन के बाद एक कमोडिटी एग्री में जो तेजी से अभी ऊपर आई है, जुलाई वायदा ग्वारगम को देखिए, अब 10,875 पे आ चुका है, 3% की तेजी। अचानक से सुस्ती के बाद अब लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस तरह की तेजी दिख रही है। 2% से ज्यादा। ग्वारसीड भी 5500 के ऊपर आ चुका है। मनोज जी बताइए, ग्वारसीड ग्वारगम ये तेजी और आगे बढ़ने वाली है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा मानसून में जो है डिस्टरबेंस देखने को मिला है और उसके चलते हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पे सपोर्ट जो है वो कीमतों में आते हुए नजर आया है। काफी दिन से हम देख रहे थे कि चाहे वो ग्वारसीड हो या ग्वारगम हो, एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। तो हमारा मानना है कि थोड़ी और जो है एक्सटेंड हो सकती है तेजी। ग्वारसीड की अगर बात करें तो 5650 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वारगम का जो जुलाई का वायदा है वो एक बार 11,100 तक के स्तर जो है फिर टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे और वर्तमान लेवल से 200-250 रुपए की लगभग ग्वारगम में और लगभग 100 रुपए की तेजी ग्वारसीड में देखने को मिल सकती ओके, मसालों की चाल देखते हैं। मसालों में आज बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, एक हल्की तेजी यहाँ पर दिख रही है तीनों ही काउंटर में। क्या रवि जी आपकी राय क्या है मसालों पर? टर्मरिक में यही मानसून के न्यूज से ही काफी गिरावट आई है। मुझे लग रहा है कि अभी मानसून फिर से बैलेंस अपना खोता दिख रहा है, तो आई थिंक वहां पे टर्मरिक फोकस करे। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है 17,800 के करीब बाय करे, 17,480 के स्टॉप लॉस के साथ, और 18,500 तक के लेवल आपको 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। वही धनिया में बाय करे 7,400 के करीब बाय करना है। जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टॉप लॉस लगे अराउंड 7,320 एंड टारगेट वुड बी 7,600। ओके, तो ये भी है मसालों को लेकर। शुक्रिया रवि जी आपका, मनोज जी और कुणाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और जिगर पंडित जी आप लोगों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन